नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड मतलब हिंदी किसी भी बोर्ड के लोकतंत्र के 5वें पाठ की चर्चा करेंगे। जो लोकतंत्रात्मक अपनी किताब है उसकी हम चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञान में। तो इसमें आज अपन को पढ़ना है जनसंघर्ष और आंदोलन। तो मतलब कैसे जनसंघर्ष हुई और आंदोलन। तो इसमें आपको दो देशों में के बारे में पढ़ना है, एक तो है नेपाल और एक है बोलिविया। तो नेपाल में क्या हुआ, कैसे वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ, पहले कैसा लोकतंत्र था, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले लोकतंत्र। तो लोकतंत्र अपन ने कक्षा 9th में पढ़ा है लोकतंत्र के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो लोकतंत्र के बारे में जो 9th में पढ़ा है अपन ने कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन लोकतंत्र है। ठीक है। तो ये है परिभाषा। तो जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। ठीक है। ये कहा था अरस्तु ने कहा था। इसके बाद है लोकतंत्र का अर्थ। तो लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसा शासन जो लोगों का शासन हो, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार का शासन हो। तो इस तरह से है ये लोकतंत्र का अर्थ। अब है लोकतंत्र में जो लोकतंत्र है, नेपाल में उठे आंदोलन। तो नेपाल में किस तरह से आंदोलन शुरू होगा तो उसके बारे में। तो नेपाल में 1990 के दशक में लोकतंत्र स्थापित हुआ। राजा को औपचारिक रूप से इस राज्य की प्रधान बना रहा। तो 1990 में नेपाल में काय की स्थापना हुई थी, लोकतंत्र की। तो नेपाल में लोकतंत्र की पहली स्थापना कब हुई, 1990। ये आपको बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी। तो आपको लिखना होगा कि नेपाल में लोकतंत्र की प्रथम स्थापना 1990 के दशक में हुई थी। ठीक है। तो 1990 के दशक में शुरू हुई। ठीक है। राजा का औपचारिक रूप से इस राज्य का प्रधान बना रहा। औपचारिक का मतलब क्या होता है, मतलब नाम मात्र का, जैसा भारत में राष्ट्रपति है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, औपचारिक रूप में कैसा बना रहा है। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो औपचारिक रूप में अपन इधर देखते हैं कैसे राजा बना रहा। तो देखो, एक होता है वास्तविक, एक होता है औपचारिक। ठीक है। अब वास्तविक प्रधान होता है, जैसे भारत है तो भारत में है प्रधानमंत्री। औपचारिक प्रधान है राष्ट्रपति। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान है उसमें एक होता है कि जैसे ये है वास्तविक और ये आ गया औपचारिक इधर, तो पूरा कामकाज तो इसके नाम से होगा, लेकिन ये करेगा। ये करने से कभी मना भी नहीं कर सकता है। जो औपचारिक प्रधान होता है वो मना भी नहीं करता है। और करता कौन है, जो वास्तविक होता है। तो भारत में भी यही है कि प्रधानमंत्री होता है वास्तविक, औपचारिक ये होता है। तो वहाँ राजा औपचारिक प्रधान था। राजा कैसा प्रधान था, औपचारिक। और वास्तविक प्रधान कौन था, जो प्रधानमंत्री होता था। और उस समय वहाँ राजा कौन थे, तो राजा वीरेंद्र सिंह। उस समय राजा वीरेंद्र सिंह देश के संवैधानिक नेता बनाना स्वीकार कर लिया था। परंतु एक रहस्यमय घटने के बाद वहाँ राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। तो क्या हुआ कि कुछ समय पश्चात जैसे ही उन्होंने वो दिया, उनकी हत्या हो गई। तो नेपाल में एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया। नया शासक राजा ज्ञानेंद्र लोकतंत्रात्मक शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तो नया जो राजा था वो था ज्ञानेंद्र। वो लोकतंत्रात्मक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए फरवरी 2005
तो देखो इसको ध्यान से देखना है। 2005, फरवरी 2005 को उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। तो उसने क्या किया कि जो अपदस्थ प्रधानमंत्री थे 2005 में, तो उनको अपदस्थ कर दिया, मतलब पद से हटा दिया। जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री थे, उनको जनता द्वारा निर्वाचित थे, उनको पद से हटा दिया और निर्वाचन चुनाव भंग कर दिया। अप्रैल 2006 में नेपाल में एक जन आंदोलन शुरू हो गया। तो कब शुरू हुआ? 2006 में, क्योंकि वहाँ के लोकतंत्र बारी चाहते थे और सत्ता की बागडोर राजा के हाथ से लेकर द्वारा जनता के हाथ में सौंपना चाहते थे। इस आंदोलन ने राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य कर दिया, जिन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। अब क्या होगा देखो, इसके बारे में बता रहे। तो जो नेपाल में सरकार थी, तो 2005 में वहाँ पर लोकतंत्र समाप्त हो गया। जैसे ही 2005 में लोकतंत्र समाप्त हुआ, तो वहाँ पर जन आक्रोश शुरू होगा और 2006 में जो जन आक्रोश शुरू हो गया। आपको ये याद करना है, क्वेश्चन आया था पिछली साल कि 2005 मतलब राजा ने लोकतंत्र को भंग कब किया? तो 2005। राजा ने पुनः लोकतंत्र को कब अपनाया? 2006। मतलब 2005 में लोकतंत्र को भंग किया और 2006 में पुनः अपनाया। ठीक है। अब वहाँ के प्रधानमंत्री अभी आगे पढ़ेंगे कि गिरिजा प्रसाद कोइराला बने थे फिर। तो 2006 में उन्होंने फिर से अपना लिया था। ठीक है। अब है लोकतंत्र की स्थापना। तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको इनके बारे में। नेपाल में लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम होगा। तो महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक एक बिंदु आपके लिए एक एक क्वेश्चन के समान है। नेपाल में लोकतंत्र 1990 में कायम होगा। राजा वीरेंद्र ने संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया। राजा वीरेंद्र की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतंत्र को स्वीकार नहीं किया। तो राजा जो वीरेंद्र थे उन्होंने तो लोकतंत्र को स्वीकार किया, लेकिन राजा जो ज्ञानेंद्र थे उन्होंने लोकतंत्र को स्वीकार नहीं किया। राजा वीरेंद्र ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। तो जो राजा वीरेंद्र थे, वीरेंद्र नहीं, यहाँ पर होगा ज्ञानेंद्र। वीरेंद्र नहीं, यहाँ पर कर लो ज्ञानेंद्र, यहाँ पर होगा ज्ञानेंद्र। वो सही प्रिंट नहीं हो पाया है। तो राजा ज्ञानेंद्र ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। ठीक है। अब आते हैं अपन नंबर 6 पर। 2006 में जो आंदोलन चला, उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर जनता के हाथों में सौंपना था, यानी लोकतंत्र पुनः स्थापित। संसद की बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक 7 पार्टी अलायंस बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का ऐलान किया। तो क्या हुआ कि 2000 वहाँ पर कितनी पार्टियों ने मिलकर अलायंस किया? 7 पार्टी। जो नेपाल में 7 पार्टी थी, इन्होंने एक अलायंस बनाया और 4 दिन के बंद के लिए इन्होंने घोषणा कर दी कि अभी 4 दिन बंद रहेगा पूरा नेपाल। ठीक है। इस अल्टीमेटम को दिया सरकार के लिए, सरकार यानी राजा के लिए अल्टीमेटम दे दिया 4 दिन का बंद। तो 7 पार्टियां, जैसे अपने भारत में कई पार्टियां हैं, आपने पढ़ा होगा कि जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, अपने बीएसपी है, सपा है और अन्य बहुत सारी पार्टियां हैं। तो ऐसे ही नेपाल में 7 पार्टियां इकट्ठी हुई, उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। ठीक है। अब 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हो गया। और कब मानने के लिए? 24 अप्रैल 2006। तो इस डेट को आप लोग जरूर याद कर लें, बिल्कुल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट याद कर लें कि राजा आप किस तारीख को अल्टीमेटम मानने को बाध्य हुए? 24 अप्रैल 2006। कब मना कर दिया था? 2005।
2005 में मना किया, 2006 में फिर से माने, ठीक है। और 2005 में मना किया था, 2006 में फिर से मान गए। और 1900 इससे पहले कब, 1990। उस समय राजा कौन थे, वीरेंद्र, ठीक है। बाद में राजा कौन बने, ज्ञानेंद्र, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद करना है और 2-3 बार देख लेना, ठीक है। अब लिखा है एसपीए ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया। राजा की समस्त शक्तियां वापस ले ली गईं। इस संघर्ष को नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा संघर्ष कहा गया। तो लोकतंत्र के लिए दूसरा संघर्ष, क्योंकि ये पहला तो 1990 में हो गया था, तो ये कैसा हो गया, दूसरा संघर्ष हो गया। पहला 1990 में होगा और दूसरा 2005 में, मतलब 6 में, ठीक है। तो इस तरह से है ये। फिर है हित समूह का अर्थ, वर्ग विशेष और हित, तो इसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो वर्ग विशेष, हित समूह समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देने में प्रयत्नशील होते हैं। तो किसी हित समूह समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देने में प्रयत्नशील होते हैं। दूसरा वर्ग विशेष, हित समूह आमतौर पर समाज के किसी विशेष हिस्से या समूह के हितों को बढ़ावा देते हैं और उन्हें वर्ग विशेष का हित समूह कहा जाता है। इस समाज में किसी खास तबके, मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर विशेषता, वर्ग विशेष के ही समूह का मुख्य उद्देश्य पूरे समाज का नहीं वरन अपने सदस्यों की बेहतर और कल्याण करना होता है। ये पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। तो ये वर्ग विशेष क्या होता है कि जैसे कोई वर्ग विशेष है, वो एक वर्ग की, किसी भी वर्ग की इसमें कल्याण करता है, वो पूरा समाज का हित नहीं देखता है। तो ये होता है वर्ग विशेष। फिर है जनहित, सामान्य हित समूह। तो सामान्य हित में ये सबकी सोचते हैं। तो जन सामान्य हित समूह केवल एक ही तबके के हित का ध्यान नहीं रखते वरन सर्व सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने हितों की बजाय सामूहिक हितों पर का ध्यान रखना इनके प्रमुख कार्य ये हैं। एक और ये है 2। उदाहरण के लिए बामसेफ, बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी अप्लाइड फेडरेशन। तो बामसेफ, ठीक है। अब है दबाव समूह। जब कुछ लोग अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं तो ऐसे संगठन को दबाव समूह, यही समूह का नाम दिया जाता है। ये दबाव समूह ने नए तरीकों से राजनीतिक पथ पर दबाव डालते हैं। नंबर 1, ये दबाव समूह थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में आते हैं, वो अपने सीमित उद्देश्यों की पूर्ति के प्रचार समाप्त हो जाते हैं। तो ये सीमित अवधि के लिए आते हैं। नंबर 2, किसी भी लोकतंत्रीय सरकार में ऐसे दबाव बनते रहते हैं। कभी वकील लोग, कभी अध्यापक लोग, कभी दुकानदार अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव समूह बनाते हैं। नंबर 3, राजनीतिक दल और सरकार पर दबाव डालकर अपने हितों के पक्ष में प्रदर्शन भी करते हैं। फिर है अब ने एक चीज पूरा कर लिया, नेपाल पूरा हो गया, मैंने जैसे कि बताया था। अब आते हैं बोलीविया। तो बोलीविया के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि बोलीविया में भी जन आंदोलन हुआ था, जल युद्ध हुआ था। क्योंकि वहाँ जो सरकार थी उसने पानी की एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया था, बहुराष्ट्रीय कंपनी को। वो बहुराष्ट्रीय कंपनी ने लास्ट में क्या किया कि उसके 4 गुना दाम बढ़ा दिए थे। जब 4 गुना का दाम बढ़ा दिए तो उससे जनता को पानी बहुत महंगा हो गया। महंगा होने के बाद जनता ने वहाँ आंदोलन किया। वो आंदोलन के बाद फिर से सरकार ने वो 4 गुना दाम कम करने पड़े और सरकार ने अपने हाथ में उसकी बागडोर संभाली थी। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। बोलीविया में आंदोलन। बोलीविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब देश है। सन 2000 में वहाँ एक जनसंघर्ष शुरू हो गया। जो जन
साधारण में जल युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ की सरकार ने 1999, तो इस सन को याद कर लेना, 1999 में कोचबामचा नामक नगर में जलापूर्ति का अधिकारिक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दी गया। जो अधिकार था वो बहुराष्ट्रीय कंपनी को। इस कंपनी ने शीघ्र ही पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसने कितने 4 गुना इजाफा कर दिया। इससे सब और त्राही मच गई। फिर क्या था, लोगों ने शीघ्र ही सन 2000 में एक जनसंघर्ष छेड़ दिया। तो 1999 में ये काम हुआ और 2000 में उन्होंने लड़ाई छेड़ दी। देखते ही देखते अनेक श्रमिक संगठन, सामुदायिक नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने एक गठबंधन की स्थापना की। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने एक गठबंधन की स्थापना की। उन्होंने सबको जोड़ा। उन्होंने कहा कि जो भी कार्यकर्ता है, किसान है, मजदूर है, जो भी है, शहर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य को उन्होंने एक आंदोलन में जोड़ लिया। जब जोड़ लिया तो पहले शहर भर में 4 दिन की हड़ताल की गई, परंतु जब कुछ हाथ न लगा तो हड़ताल का तांता लग गया। फरवरी 2000 में फिर अप्रैल 2000 में हड़तालें हुई। जैसे सरकार बर्बरता पर उतर आई, वैसे ही संघर्ष तीव्र होता चला गया। तो इसका मतलब जैसे सरकार जैसे ही वो बर्बरता पर आई, मतलब तो आंदोलन और तीव्र होने लगा। मतलब आंदोलन घटने की बजाय तीव्र होने लगा। लोगों ने बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारियों को ऐसा घेराव किया और उन्हें ऐसा डराया कि वे शहर छोड़कर ही भाग गए। बेबस होकर सरकार ने दोबारा जल आपूर्ति का काम नगर पालिका को सौंपना पड़ा। पानी का यह संघर्ष बोलिविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपने 2 चीज़ें पढ़ी आज। कौन कौन सी पढ़ी? तो आपने पढ़ा है एक तो नेपाल में और एक बोलिविया में। तो अब थोड़ा सा इस पर विस्तार से, मतलब विस्तार से तो नहीं, लेकिन हाँ, इस पर विस्तार से अपन पढ़ चुके हैं। तो बोलिविया में क्या हुआ था, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बोलिविया, ठीक है, यहाँ 1999 में जल युद्ध हुआ, जल युद्ध, ठीक है, जल युद्ध। क्यों? क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी को सरकार ने एक अधिकार सौंप दिया। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, उसने पानी की कीमत 4 गुना बढ़ा दी। जब उसने 4 गुना पानी की कीमत बढ़ा दी तो वहाँ की जनता परेशान हो गई। क्योंकि आपको पता है, कोई चीज़ जब आपको 4 गुना दाम में मिलेगी तो आप परेशान होंगे। जब वहाँ की जनता परेशान हो गई तो उन्होंने फिर आंदोलन किया। आंदोलन कब किया? अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2000 में, ठीक है। तो 2000 में आंदोलन किया और जनता, सरकार ने उन पर बर्बरता की, सेना लगा के मरवाया। लेकिन आंदोलन कम नहीं हुआ, आंदोलन और बढ़ता चला गया। तो जब आंदोलन बढ़ता चला गया तो सरकार ने आखिर अप्रैल 2000 में, और उन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो कंपनी के आदमी थे, बहुराष्ट्रीय कंपनी के, उनको घेर लिया। तो इस तरह से ये है। तो इस तरह से अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो ये था आज आपका अगला पार्ट। इसी के साथ ये पार्ट पूरा होता है। सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।